तो आज के इस वीडियो में हमारे साथ हैं मिस्टर प्रद्युमन पांडे जी। नमस्कार। नमस्कार। तो पूछिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू मिनी पॉडकास्ट ब्लॉग। तो आज के इस वीडियो में हमारे साथ हैं मिस्टर प्रद्युमन पांडे जी। नमस्कार सबसे पहले हमारे वीडियो में। नमस्कार। नमस्कार। तो आज का वीडियो में मैं थोड़ा आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सोचा कि कुछ एक्सपीरियंस दे दूँ इनका, क्योंकि ये केदारनाथ घूम चुके हैं, एक बार गए हैं। तो आप लोग को सवाल जवाब था, हम लोग देखे कमेंट में, तो सोचे कि इनके से कुछ पूछते हैं और सवाल जवाब आप लोग को बताते हैं कि कैसे घूमे हैं। तो सबसे पहले बताइए आप अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा। तो देखिए, मैं जो केदारनाथ गया था वो पिछले साल 2021 में गया था। अच्छा। 2021 के सितंबर या अक्टूबर में मैं केदारनाथ गया था, जब वो केदारनाथ बंद होने वाला था। दीपावली का टाइम था, उससे कुछ पहले गया था। तो मैं गया था और एक मेरा फ्रेंड था, यानी कि मेरा रूम पार्टनर था अवधेश, वो भी गए थे मेरे साथ में। तो बेसिकली ये एक हर किसी का सपना होता है केदारनाथ जाना। सपना तो है। आपका भी सपना सपना तो मेरा भी है, मगर मेरा तो देखते हैं आप लोग क्या करते हैं, बट जाएंगे जल्दी, आप लोग को वीडियो में दिखाएंगे। तो बताइए। मेरा भी एक तरीके से सपना था। जब मैं 10th 12th कर रहा था, उसी समय मेरे को भी लगा कि केदारनाथ जाना चाहिए। तो बहुत सारे आप लोगों ने गाने सुने हैं कि वहाँ स्वर्ग से हवा आती है, सारी चीज़ें मतलब रील्स वगैरह वीडियो पे देख के हमें भी लगता था कि हमें केदारनाथ जाना चाहिए, ज़रूरी है, बहुत अच्छी जगह है, पॉजिटिव वाइब आएगी। तो इसी तरीके से मेरा भी सपना था और मैंने ये सपना अपने फ्रेंड को भी दिखाया कि साथ में केदारनाथ चलते हैं, वहाँ घूमते हैं, एंजॉय करते हैं। तो इस वजह से केदारनाथ गया और मतलब सही में जाने के बाद पता चला कि सही में वहाँ से स्वर्ग है एकदम। मतलब धरती का जो स्वर्ग है वो केदारनाथ को ही बोला जाएगा। इतना ज़्यादा मतलब वातावरण अच्छा है, पर्यावरण मतलब पेड़ पौधे हैं और पहाड़ है और मंदिर है, पीछे पर्वत है, वादियाँ हैं, मतलब इतनी खूबसूरत कि मतलब आपको अपना जो टेंशन रहेगा काम का, परिवार का, कुछ भी है, सारी चीज़ें आप भूल जाएंगे। मतलब मैं 3-4 दिनों के लिए था वहाँ, इतना ज़्यादा इन्जॉय किया, इतना ज़्यादा मज़ा किया कि मुझे कुछ नहीं पता था कि मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है। अगर आपको अपना स्ट्रेस रिलीफ करना है तो वहाँ आप आसानी से जाएं, घूमें और इन्जॉय करें। मेरा जो एक्सपीरियंस था, मतलब सबसे ज़्यादा अभी तक का ट्रैवलिंग में बेस्ट एक्सपीरियंस है कि मैं वहाँ गया और अपना जो सपना है, ड्रीम है, उसको पूरा करके आया। लाखों लोगों का ड्रीम होता है लेकिन नहीं पूरा कर पाते हैं। मैंने अपने जो ये सपना है, पहला सपना जो है वो मैंने अपने कंप्लीट किया यहाँ रहने के बाद। जी। तो बहुत सारे सवाल और है जो हमारे कस्टमर ने, गेस्ट ने पूछ रखा है। लोगों को मतलब एक्सपीरियंस तो बता दिए कैसे, मतलब क्या चीज़ें ट्रैवल किए, कैसे कहाँ रुके, उसके बाद केदारनाथ जाने के मंदिर के पास कैसे, वहाँ से किससे लोग थे मिले, 3 दिन आपने रुके थे वहाँ पे। तो मतलब कैसे क्या कर रहे थे, 3 दिन मैनेज करना बहुत ही मुश्किल काम है, वो भी पहाड़ों के बीच में, केदारनाथ मंदिर है। तो थोड़ा इसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, बेसिकली क्या है कि मैं दिल्ली में रहता था, तो दिल्ली से मैं केदारनाथ गया था ट्रैवल करके, और ये ट्रैवलिंग मैंने बस 4 दिनों में किया था। 4 दिन के अंदर मैं वहाँ से जाके और वापस घर को आ गया था। तो 4 दिन के अंदर मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम लोगों ने ज़्यादा स्टे नहीं किया था। बेसिकली ज़्यादातर लोगों के क्वेश्चंस आप यही पूछ रहे हैं ना कि जैसे कहाँ रुकना है, कैसे जाना है। तो ये ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम होती है। मेरे भी अभी 4-5 दोस्त हैं, वो मुझे कॉल करके यही चीज़ें पूछते हैं कि कैसे हम केदारनाथ जा सकते हैं, क्या ट्रैवलिंग है, कितने दिन का खर्चा आएगा, क्या बजट होगा, सारी चीज़ें। तो इसको एक शॉर्ट में मैं आप लोगों को एक स्टोरी के रूप में समझा देता हूँ। तो बेसिकली मैं जो रहता हूँ वो दिल्ली है, दिल्ली उत्तर प्रदेश, जो भी आप बोल लें। तो यहाँ से दिल्ली में मेरे को आनंद विहार से जो है बस मिल गई थी, क्योंकि यहाँ से हम ट्रेन से जा सकते हैं हरिद्वार के लिए, लेकिन मैंने प्रेफर किया था बस से जाना। तो बस से मैं सबसे पहले हरिद्वार गया, या आप तो ऋषिकेश गया। तो मैं सबसे पहले यहाँ से हरिद्वार गया और हरिद्वार से बस से ऋषिकेश गए। तो यहाँ से मैं तकरीबन 10 बजे 11 बजे रात को निकला था और सुबह के 3-4 बजे तक मैं वहाँ ऋषिकेश पहुँच गया। ऋषिकेश से फिर बस जाती है वहाँ के लिए, केदारनाथ के लिए। तो आपको कोई भी, आप बस स्टैंड में, ऋषिकेश हरिद्वार दोनों के बस स्टैंड में रहेंगे, तो वहाँ किसी से भी पूछेंगे कि मुझे केदारनाथ जाना है, तो वहाँ के लिए आपको जो बस है वो मिल जाएगी। तो बस आपको सीधा जो है हरिद्वार से रुद्रप्रयाग ले जाकर उतार देगा। और रुद्रप्रयाग हमने जो बस पकड़ा था वो 5 बजे सुबह में पकड़ा था। हरिद्वार या ऋषिकेश से पकड़ा, ऋषिकेश से पकड़ा था शायद। तो वहाँ से बस हमें रुद्रप्रयाग ले जाकर उतार देता है 1 बजे, 1 बजे के आसपास उतार दिया वहाँ। और वहाँ से फिर गौरी कुंड के लिए आपको शेयरिंग जो है टैक्सी मिल जाती है, जो कि 20 रुपये 30 रुपये लेगा। शेयरिंग टैक्सी आप लोगों को 15-20 मिनट में वहाँ तक चढ़ाने के लिए गौरी कुंड तक ले जाके छोड़ देंगे। और हम 2 बजे तक गौरी कुंड जो है पहुँच चुके थे। अभी हमारा पहला दिन था, रात में हम निकले थे 10-11 बजे और 2 बजे अगले दिन के पहुँच गए थे हम गौरी कुंड। और गौरी कुंड में फिर वहाँ पे स्नान किया, खाना पीना खाया और तकरीबन 3 बजे तक हम लोगों ने वहाँ से केदारनाथ की चढ़ाई कंप्लीट कर दी। बोला जाता है 16 किलोमीटर केदारनाथ की चढ़ाई है, लेकिन कई ज़्यादा उससे, मतलब 20 से 22-24 किलोमीटर मुझे लग रहा था चढ़ाई। बोलने वाले लोग वहाँ से बता रहे थे ऐसा कि ज़्यादा चढ़ाई है। तो तकरीबन 2 से 3 बजे हमने वहाँ से चढ़ाई शुरुआत की
और पूरा नज़ारा जो है आनंद लेते गए, रास्ते का आनंद लेते गए, पहाड़ वगैरह देखते गए, सब कुछ। और थकान भी हो रही थी, और लेकिन लोग साथ में जयकारा लगाते हुए भोलेनाथ का चढ़ भी रहे थे, मज़ा भी आ रहा था हमें भी। क्यों ना मज़ा है, वहाँ पर सब जाना चाहते हैं। हाँ, तो मतलब इंजॉय करते हम जा रहे थे, बारिश वगैरह नहीं हुआ, ये आसान था। तो हम वहाँ तकरीबन कम से कम 7 बजे तक हम वहाँ पे बेस कैंप के आसपास पहुँच गए थे, और 4 किलोमीटर मतलब मंदिर से 4 किलोमीटर पहले हमारा हालत ख़राब हो गया, मेरा भी और मेरे दोस्त का भी, दोनों का हमारा हालत ख़राब हो गया कि अब पैर एक कदम आगे नहीं रखा जा रहा था, लकड़ियों के सहारे हम चल रहे थे ज़बरदस्ती करते हुए, और रात भी हो रहा था, तो डर भी लग रहा था कि सोने के लिए व्यवस्था मिलेगी नहीं मिलेगी। और 4 किलोमीटर वहाँ के 40 किलोमीटर के बराबर था, बराबर है वो, तो ऐसे क्योंकि चढ़ना है, चढ़ाई चढ़ाई था बहुत ज़्यादा। तो फिर हमने ये निर्णय लिया कि मतलब 4 किलोमीटर पहले ही हमें एक कैंप मिला, तो उस कैंप में हम पता करने गए कि कैंप में बेड वगैरह है कि नहीं है। तो उन्होंने 250 रुपये पर पर्सन के हिसाब से हमें रात को सोने के लिए दे दिया। तो 7 बजे तक हम वहीं पे थे, 7 बजे तक वहाँ रुके, और 7 बजे हम वहाँ पहुँच गए थे, और 7 बजे पहुँचने के बाद सुबह 6 बजे तक हम वहीं पे टेंट में रुके, बहुत अच्छा खाना पीना भी वहीं पर खाया और रुके भी वहीं पे। और सुबह फिर 6 बजे उठ के हम मंदिर के पास जाते हैं, तो फिर हम लोग सुबह 8 बजे पहुंच गए थे, और 8 बजे पहुंचने के बाद मंदिर के दर्शन किए, पूजा पाठ की, और बहुत सारा इन्जॉयमेंट किया, आसपास में घूमा, भैरव बाबा के मंदिर देखे, और बहुत ज़्यादा मतलब आनंद लिया। और फिर अगले दिन हमने फिर वो उसी दिन में सेकंड दिन में हमने रूम वगैरह खोजना शुरू कर दिया, और वहाँ पे रुके, एक नाइट स्टे की, और उसके अगले दिन फिर मैं वहाँ से सुबह उठ के फिर से पूजा करके और अगले दिन वापस आ जाता हूँ, और रात में एक दिन स्टे कर लेता हूँ। ये हमारा तीसरा दिन था। तो रात में मैंने नीचे उतर के देवप्रयाग में एक आश्रम है, मैं उसका आश्रम का नाम और फोटो वगैरह डाल दूंगा। वहाँ पे हमने फ्री में, वहाँ पर एक हमारे जो है दोस्त थे, या जो भी बोले पंडित जी थे, हमारे मित्र थे, उन्होंने हमें वहाँ रहने का, खाने पीने का इंतजाम करवा दिया था। तो वहाँ हमने स्टे कर लिया, और उसके अगले दिन वहाँ से हमने फिर दिल्ली के लिए बस पकड़ के और सीधा हम घर आ गए। तो चौथे दिन रात में 10-11 बजे तक हम घर आ चुके। तो ऐसे मेरा 4 दिन का पूरा प्लान था, और 4 दिन में आसानी से वहाँ पे चले गया। 4 दिन मतलब बहुत सारे फ्रेंड मेरे सवाल पूछ रहे हैं, मतलब 4 दिन वहाँ पर आप रह लिए, अच्छा कर लिए, तो मतलब 4 दिन रहने के लिए वहाँ पर कुछ कैसे रहना है, कहाँ जाना है, किससे बात करना होगा, मतलब कहाँ टेंट वगैरह मिलेगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है खाने पीने का, मतलब 4 दिन रहना और खाना पीना, रहना सोना, फ्रेश होना, फिर घूमना, तो ये सब कुछ जानकारी मतलब रहने का। देखिए, रहने के बारे में अगर मैं बोलूँ तो पहली रात में यहाँ से निकला था, हाँ। तो मैं सुबह पहुँच गया था वहाँ ऋषिकेश, और ऋषिकेश से जब मैं वहाँ पहुँच गया, दिन भर आप कहीं भी ज़्यादातर स्टे मत, अगर आप परिवार वालों के साथ जा रहे हैं तो आपको स्टे करने के लिए ऋषिकेश में भी मिल जाएगा, देवप्रयाग में भी मिल जाएगा, और मंदिर के पास में भी मिल जाएगा। फिर उसी तरीके से वापस लौटेंगे तो देवप्रयाग में स्टे कर लीजिए, फिर वहाँ से ऋषिकेश में, और ऋषिकेश से फिर दिल्ली में। लेकिन मैंने क्या किया था, मैंने मतलब सस्ते से सस्ते बजट में मैं दिखाना चाहता हूँ कि लोग कैसे घूम से। तो हम लोगों ने यहाँ तो पहले सुबह में स्टे करना नहीं पड़ा, यहाँ से रात में बस पकड़ा और हरिद्वार पहुँच गए या ऋषिकेश पहुँच गए, वहाँ भी स्टे नहीं करना पड़ेगा, तुरंत वहाँ से बस पकड़ा हमने, और सीधा हम पहुँच गए दोपहर में देवप्रयाग पहुँच गए। दोपहर में पहुँचे तो हमने सोचा कि टाइम क्यों वेस्ट करें, तो सीधा हम केदारनाथ की चढ़ाई करना शुरू कर दिया, जहाँ हमें स्टे करने का 1 रुपये भी खर्च नहीं लगा। और जब हम स्टे वहाँ पे करने, मतलब रात हो गया हमारा 7-8 बजे, आधे रास्ते में बाई चांस आपके रात हो जाता है, तो वहाँ पे मतलब 50 टेंट है, बहुत सारे टेंट है, और कोई भी टेंट मतलब ज़्यादा मैक्सिमम खर्च अगर वो लेगा तो 500 रुपये लेगा। पीक सीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑफ सीजन अगर आप जा रहे हैं, नॉर्मल अभी जाते हैं सितंबर अक्टूबर टाइम में, तो आपको 500 से 250 रुपये के बीच में लेगा, 250 लेगा, 300 लेगा या 500 लेगा। हमें पर पर्सन 250 रुपये हमारा लिया था जब हम सितंबर अक्टूबर में गए थे। तो वहाँ एक दिन मेरा पहला स्टे किया, तो वहाँ मुझे 250 खर्च लगा। जब मैं मंदिर के पास पहुँचा तो मंदिर के पास भी वहाँ पर मेरे को लगता है कि 500 से लेके 1000-1500 तक के वहाँ पे एक दिन पर पर्सन के हिसाब से वहाँ आपको रेंट मिल जाएगा, रूम मिल जाएगा, सॉरी। तो हमारे एक मतलब फ्रेंड थे वहाँ पर, नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, कि शायद पाटलिपुत्र ऐसे करके, कॉटेज ऐसे करके उनका जो है होटल का नाम था। तो मेरे रास्ते में ही एक फ्रेंड बन गए थे पंडित जी, हेमंत जी, आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उन्होंने ही हमारी हेल्प की थी। वो एक तरीके से साउथ के बहुत ही अच्छे मतलब पंडित हैं, वो बोलेंगे, और मेरे एक दोस्त भी बन गए थे वो। उन्होंने हमारी हेल्प की, उन्होंने बताया कि मेरा एक फ्रेंड रहता है यहाँ पे, तो वो आप लोगों की मदद कर देगा। तो उनके साथ ही मैं गया, और वहाँ पे मुझे पर पर्सन का रूम मिला था 600 रुपये, मैंने दिया और मेरे फ्रेंड ने दिया। तो हम लोग वहाँ पे रात में स्टे किए, ये मेरा दूसरा स्टे था, पहला स्टे टेंट में, दूसरा स्टे वहाँ के रूम में 600 रुपीज़। और फिर वहाँ के अगले दिन जब हम रात में नीचे उतरने लगे सुबह उठ के, तो वहाँ हम देवप्रयाग में गए, और देवप्रयाग में एक पंडित जी, मैंने जैसे बताया कि एक पंडित जी, दूसरे पंडित जी थे, उनका आश्रम था। तो मैंने पहले से ही बात कर लिया, मैं आश्रम का नाम भी दे दूंगा, अगर आप लोग जाना चाहें तो वहाँ जाइए, मेरा नाम लीजिएगा, और आपको आसानी से वहाँ स्टे करने के लिए वहाँ पे दे देंगे वो। तो आश्रम पे मैं रुका, और आश्रम पे वहाँ रुका था, वहाँ मतलब बिल्कुल फ्री, आश्रम तो सभी के लिए होता है, तो वहाँ फ्री था, वहाँ मेरा 1
रुपये भी नहीं लगा। और अगले दिन वहाँ से सुबह उठ के मैंने बस पकड़ी तो सीधा मैं दिल्ली आ गया। अच्छा, तो 2 ही जगह स्टे था। बहुत सारा क्वेश्चन और भी हमारे दोस्त मित्र पूछते हैं कि मतलब वहाँ जाने के लिए पहुँच गए, रूम वगैरह भी सब मिले, सीजन आता है ये सबसे अच्छा मतलब इम्पोर्टेंट, हाँ। कौन सा सीजन कौन सा मंथ में जाना चाहिए, अच्छा रहता है, बेटर रहता है, नहीं तो कोई कभी उठाया और निकल पड़ा केदारनाथ के लिए, तो ऐसा अच्छा नहीं रहता है। ना। पहले बहुत लोग सर्च करता है, जानना चाहता है कौन सा सीजन अच्छा रहता है जाने के लिए, कौन सा मंथ में जाना चाहिए, तो इसके बारे में कुछ आप। देखिए सीजन के बारे में तो आपको ही पता है कि केदारनाथ 6 महीने चालू रहता है और बाकी 6 महीने बंद रहता है, बर्फ में ढक जाता है। तो 2 ही टाइम आता है, एक तो उस टाइम आता है कि जब मार्च वगैरह अप्रैल में थोड़ा सा गर्मी के टाइम पे शुरू होता है, गर्मी और बरसात एक टाइम पे रहता है, और एक टाइम पे ठंड के टाइम पे शुरू होता है। तो आप बेसिकली जो जाना चाहिए मतलब जो पीक सीजन होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़, आप लोगों ने अभी हाल फिलहाल में वीडियो देखा था कि बहुत सारे खच्चरों की जान चली गई, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया था वहाँ पे। और जहाँ हम रोड पे जब खाली जगह पर जहाँ मैं चल रहा था वहाँ पे मतलब हज़ार 2,000 लोग एक जगह पे खड़े थे। अगर बाय चांस भगवान न करे कुछ हो जाता तो वहाँ पे आपको भागने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी, ऐसा पहाड़ के ऊपर है। तो इसीलिए आप ऑफ सीजन में जाइए। सबसे ज़्यादा जो मेरे को लगता है कि कम भीड़ जहाँ रहती है वो रहता है अगस्त में, सितंबर में, और अक्टूबर में तो बंद ही हो जाता है। तो अगस्त सितंबर हो गया, और बीच में भी आप लोग जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा गर्मी के टाइम पे जो शुरुआती दौर हो जाता है जहाँ केदारनाथ जिस टाइम खुल रहा होता है वहाँ पे इतने ज़्यादा ब्लॉगर्स जाते हैं, इतने ज़्यादा लोग जाते हैं कि आपको भीड़ हो जाएगा, रूम रेंट के लिए नहीं मिलेगा, तो बाहर सोना पड़ेगा आपको। और वहाँ -डिग्री में चले जाता है, -10-15 डिग्री चल जाता है, 5 डिग्री चल जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है, क्योंकि लोग जानना चाहता है बर्फ़ में है भाई, बर्फ़ में कैसे रहना, क्या खाएंगे, कैसे सोएंगे, वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कोई सोच नहीं सकता है। तो पहले तो सब ये सवाल हो गया। और खाने पीने का वहाँ मतलब क्या सीन रहता है, बहुत सवाल खाने के लिए तो आपको 2 ही चीज़ मिलेगा, 2 ही चीज़ मिलेगा। एक मिलेगा मैगी, और एक नॉर्मल मिल जाएगा आपको पराठा। आलू का जो पराठा होता है वो 50 रुपए के एक मिलेंगे, और मैगी आपको जो है 10 रुपए की नॉर्मल एक मैगी मिलेगी 50 रुपए में। तो मैंने बस 2 ही चीज़ें खाई थी, या तो मैगी खाया था और या तो पराठा खाया, और नहीं तो फिर कहीं दोनों जगह खा लिए, मैगी और पराठा। मंदिर की तरफ से या वहाँ के लोगों की तरफ से कोई नहीं व्यवस्था रहता है, मतलब मंदिर की तरफ से व्यवस्था है एक नहीं, तरीके बहुत से। मंदिर रहता है कि प्रसाद वगैरह खाना प्रसाद तो आपको मतलब भंडारा हो रहा है, जैसे नॉर्मली भंडारा होता है तो मिलेगा, लेकिन अब किस्मत के ऊपर है ना कि किस दिन भंडारा होगा। हम ये सोच के नहीं रहेंगे ना कि भंडारा में ही खाना खाएंगे। होटल वहाँ पे है, चावल दाल रोटी सब्जी भी मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर रास्ते में अगर भूख लग गई तो क्या होगा, रास्ते में भूख के लिए आपको मैगी और पराठा, ये 2 चीज़ ही मिलेंगी और ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलेंगी। और रहने के लिए ठंडे वंडे कपड़े लेके जाइए, क्योंकि ठंड कभी भी हवा वगैरह, ठंड के कपड़े और बारिश का छाता वगैरह। और भी सवाल थोड़ा बहुत पूछना चाहते हैं आपसे, मतलब घर से निकलते हैं आप जाने के लिए, तो क्या मतलब कितना से कितना मेंटेन करके कपड़ा वगैरह, मतलब बहुत होता है पूरा बैग भर लिया और चल दिया, तो वहाँ पता चला चढ़ाई में दिक्कत हुई है, तो मिनिमम कितना से कितना कपड़ा में आप मतलब थोड़ा बहुत ले जाए या कितना ले जाए, छोटा से छोटा हल्का से हल्का। कपड़े और क्या क्या सामान लेके जाना चाहिए उसके बारे में मैं आपको एक डिटेल वीडियो बता देता हूँ। कि कपड़े तो आप लोगों को 2 या 3 तो कपड़े तभी चेंज करेंगे ना जब आप मंदिर के, मान लीजिए मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं, करीब गए हैं, नहा धोआ। अगर हम लोग लड़के की बात करें, एक नॉर्मल हमारे आदमी की, अब जो फैमिली के साथ जा रहा है उनकी बात अलग है, एक हम लोग अगर लड़के घूमने जा रहे हैं तो हमें कपड़े तो 1 या 2 बार चेंज करने पड़ेंगे। मान लीजिए मैं जिस कपड़े में गया था मैं वहाँ पहुँच गया, उसके बाद वहाँ पर नहा के उसके बाद कपड़े चेंज करके फिर मंदिर में पूजा करने के लिए गया, या अगले दिन सुबह उठूंगा तो अगले दिन ज़्यादा 3 ले लीजिए, लेकिन ठंड के कपड़े आप ज़्यादा लीजिए। टी शर्ट वगैरह अंदर में 1 ले लीजिए, बाकी ठंड के कपड़े जितने ज़्यादा ले सकते हैं ठंड के कपड़े रख लीजिए, और रेनकोट ले लीजिए। दूसरी चीज़ है कि वहाँ आपको खाने के लिए मैगी और पराठा मिलेगा, तो आपके पास क्या उपाय है कि वहाँ पे बिस्किट वगैरह का प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, कुरकुरे का प्राइस हाई हो जाता है, तो आप अपने बैग में कुछ चीज़ें कैरी करके लेके जाए, खाने पीने, बिस्किट हो गया, कुरकुरे हो गया, और नॉर्मल छोटे छोटे जो चीज़ें होती हैं अपने खाने के लिए, बच्चे हैं या आप खाना चाहते हैं, रास्ते में थोड़ा थोड़ा फ्रूटी वगैरह का पैकेट या कुछ भी हो, आप खाने के लिए अपने पैकेट में अपने मतलब बैग में लेके चलिए, कैरी करिए। वाटर बॉटल भी कैरी कर लीजिए, क्योंकि पानी वहाँ भी हाई रेट है, बॉटल आपका रहेगा तो रास्ते पर उसको फिल करते चलेंगे। वहाँ पे मतलब जैसे पानी पीने के लिए नल वगैरह से ज़्यादा वहाँ पे जो जैसे झरने वगैरह गिरते हैं, तो वहाँ से पानी, वहाँ का पानी शुद्ध भी होता है, ठंडा भी रहता है, पी भी सकता है। गर्म पानी कहीं के होटलों पे मिलेगा, तो वहाँ पे पैसे देके आप वहाँ पे पी सकते हैं। और केदारनाथ जाने के लिए और थोड़ा एक सवाल था मेरा कि, और केदारनाथ जाना चाहते हैं उनको अगर कोई ट्रिप देना चाहते हैं तो आप। टिप्स ही था ये, टिप्स मैं 2-4 टिप्स बताऊंगा। सबसे पहले तो जितना ज़्यादा कम बजट में आप ट्रैवल करना चाहते हैं, उतना कम बजट में जहाँ ज़्यादा आपको मतलब किसी की हेल्प लेना पड़े, किसी दोस्त के साथ रास्ते में किसी के साथ शेयर करना पड़े, सारी चीज़ें कर लीजिए। रूम किसी के साथ शेयर करना पड़े, बिल्कुल हाँ जी कर लेंगे,
तो वहाँ से आप अपने जो है ड्रीम को देख सकते हैं, मंदिर को देख सकते हैं। पहली बात तो शेयरिंग करना। दूसरा चीज़, अपने साथ कैरी करके सामान वगैरह कम ही लेके जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा एक बैग, क्योंकि मैं जो चढ़ाई कर रहा था हालत ख़राब कर दी थी, मतलब चढ़ाई ने बहुत ज़्यादा चढ़ाई था, और ज़्यादा बैग लेके 2-3 बैग लोग हाथ पे इधर आगे पीछे दोनों तरफ ले लेते हैं, उसमें आपका एक तो बॉडी पोस्चर ख़राब हो जाता है, आप जल्दी थक जाइएगा, और फिर ऊपर मंदिर में 2 से 3 में पहुंचिएगा, इतना ज़्यादा थकान हो जाएगी आपको। तो सबसे पहले कम बैग कैरी करिए, एक छोटा सा बैग कैरी करिए, उसमें 2-3 कपड़े रखिए, 2-3 खाने का सामान रखिए, एक वाटर बॉटल रखिए, और थोड़ा सा बारिश के लिए छाता और या तो रेनकोट, दोनों में से कोई एक चीज़ रखिए और ऊपर चढ़ जाइए। और ज़्यादा एक मेरे दोस्त ने प्रॉब्लम किया था, मतलब मेरा दोस्त क्या कर रहा था कि वो बहुत काफ़ी ज़्यादा जल्दी चढ़ रहा था। ये लोगों की प्रॉब्लम होती है कि जल्दी चढ़ जाऊंगा, जल्दी मंदिर के दर्शन होंगे, नहीं। फिर उसको जल्दी चढ़ने के बाद वहाँ पे जाके 5 से 6 पेन किलर की मतलब टैबलेट्स लेनी पड़ी, तो वो प्रॉब्लम हो गई। और मैं क्या कर रहा था, मैं आराम से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के बाद बैठ के आराम से करते हुए चढ़ा। मेरा थोड़ा लेट हुआ लेकिन आसानी से चढ़ गया। तो ये छोटे मोटे एक्सपीरियंस थे आप लोगों को। और एक सवाल मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि पैसे कितने लगे सर आप। हाँ, ये तो बात है, ये सवाल घर मैं से था निकल रहे हैं वहाँ तो हाँ, एटीएम ना बैंक पैसे कुछ कितने नहीं लग मिले। जाए। मेरे को ज़्यादा ये सवाल मेरे दोस्त करते हैं कि 10,000 20,000 या कम से कम 8-10 हज़ार कितने पैसे लगे सर आपके, ज़्यादा पैसे लग जाएंगे, ज़्यादा खर्च हो जाएगा, ये सोच के आधे लोग अपना प्लान कैंसिल कर देते हैं। बात आप सही भी मतलब प्लान कैंसिल कर देते हैं, सोच के भी रहने देते हैं कि क्या जाना है, छोड़ो। हाँ। बजा पे- दो चीज़ें ज़्यादातर प्रॉब्लम करती है, एक तो टाइम, लोगों को लगता है कि 10 दिन का टाइम लग जाएगा, और दूसरा चीज़ है पैसा ज़्यादा लग जाएगा। तो मैं दोनों चीज़ों के बारे में क्लियर थोड़ा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ कि सबसे पहला तो टाइम देखिए, मैंने आपको 3-4 दिन का ट्रिप बता दिया, 3-4 दिन के अंदर आप आ जाएंगे। दूसरी बात, पैसे की अगर बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा मैक्सिमम खर्च मेरा 3,000 रुपये का लगा। मात्र 3,000। 3,000 रुपये में मैं केदारनाथ घूम के आया हूँ। 3,000 में मैक्सिमम बोल रहा हूँ, सोचिए उससे कम होगा। मैं एक अगर जोड़ने लग जाऊँ ना तो 3,000 के अंदर में ही खर्च हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो मेरा खर्च लगा वो लगा मेरा थोड़ा मोटा ट्रैवलिंग का। ट्रैवलिंग मैंने 1,000 रुपये के अंदर में कर लिया। खाने पीने का लगा 500 रुपये, और वहाँ का रेंट का लगा 600 रुपये। इसके अलावा मेरा 1 रुपये भी कहाँ लगा, आप लोग मुझे बता सकते हैं। खाने पीने में ज़्यादा मैगी में 10 मैगी खा जाऊँ, 50-50 रुपये के 10 मैगी खा जाऊँगा 500 रुपये में। ट्रैवलिंग 1,000 रुपये के अंदर। लोकल यहाँ पे बस से जाऊँगा तो 200 रुपये लगेगा। वहाँ से केदारनाथ की बस ने लिया 300 रुपये 200 रुपये। और वहाँ पे मैंने पैदल चढ़ाई की, पैदल चढ़ने का कोई पैसा नहीं लगता है। तो 1,000 रुपये के अंदर मैं दिल्ली से गया और दिल्ली से आ भी गया 1,000 रुपये के अंदर ही। 500 रुपये के अंदर खा लिया, और 500 रुपये करके मैंने 2-3 दिन अगर रुक भी गया तो 1,500 रुपये में वहाँ आराम से रुक लूंगा। 3,000 के अंदर आप आसानी से घूम के आ सकते मतलब हैं। मिनिमम एक तौर पे आप 4 से 5,000 के अंदर आप सोचिए घूम फिर के आराम केदारनाथ से से रह enjoy के करते एंजॉय करके फिर जितना आपको वीडियो बनाना है, दर्शन करना है, बहुत लोग शौक रहता है। हाँ, तो एक पावर बैंक जरूर लेके जाइएगा। मैंने अपनी टाइम में गलती किया था, मैंने वीडियो इसलिए मैंने अपने चैनल पर नहीं डाला कि मैं पावर बैंक लेके नहीं गया था, और आधे में मेरा फोन चार्ज खत्म हो गया। कुछ वीडियो क्लिप है मैं जो कि ऐड करता रहूंगा, आप लोग देखते रहिएगा। लेकिन ज़्यादातर मैंने ये गलती की, पावर बैंक लेके नहीं गया, तो आप लोग लेके जाइएगा पावर बैंक लेके जाइए, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ों में बर्फ में फोन तो ऑफ हो जाएगा। बहुत तो सोचता है यार केदारनाथ घूम लिए बट वो पिक नहीं ले पाए, वीडियो नहीं बना पाए, तो आप फ़ोन और पावर बैंक जरूर लेके जाए। तो ये था हमारा आज की वीडियो। और एक बात की, हम लोग दोबारा से अभी केदारनाथ जाने वाले हैं। इसका भी सपना है, मैंने तो अपना सपना पूरा कर लिया, लेकिन इसका भी एक सपना है। तो दोबारा से हम केदारनाथ जाने वाले हैं, और ये हम अगस्त सितंबर में ही जाने वाले हैं दोबारा से। तो फिर आप लोगों को वहाँ का भी ब्लॉग आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। और एक और छोटी सी बात, अगर आप लोगों को कोई डाउट है, कुछ सवाल पूछना है, या कुछ भी कांटेक्ट करना है, जैसे मुझसे करना है, कुछ सवाल पूछना है, तो मैंने इंस्टाग्राम आईडी अपना दे दिया है। तुरंत मुझे उस पर मैसेज करें कि भैया मैं कैसे जाऊँगा, यहाँ बस मिल जाएगी, कैसे मिलेगी, बस कितने बजे खुलती है। तो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को वहाँ इंस्टाग्राम पे या तो मेरे कमेंट में पूछ सकते हैं आप लोग। कमेंट बॉक्स में आप लोग सवाल कीजिए, सवाल अगर कुछ उसका जवाब मैं देने के लिए आप लोग को हाजिर हूँ। तो ये था हमारा आज की वीडियो जो प्रद्युमन पांडे ने थोड़ा शेयर की है, और बहुत ही अच्छा लगा जान के। और आप लोग भी थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा जाने का, और जो भी सवाल है पूछ सकते हैं आप लोग बेफिक्र, कोई दिक्कत नहीं है। और हमको भी ले चलिए एक बार घुमाइए थोड़ा केदारनाथ। तो मेरा भी शौक सपना है भाई, सुना है वहाँ सड़क से हवा आती है। मेरा फ़ोन में आज भी रिंगटोन सेट है, केदारनाथ से हवा आती है। तो आई होप आप लोगों को प्यार दुलार बना रहे। मैं भी अगला बार जाऊँगा, घूम के आऊँगा फिर दर्शन करने। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छी वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय केदारनाथ। जय केदारनाथ।